पीएम मोदी का मुगबा दौरा कल। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में करेंगे दर्शन पूजन। हर्षिल में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। चमोली एवलांच के बाद सतर्क हुई सरकार। हादसे से बचाव को लेकर बढ़ाई गई सतर्कता। एवलांच की संभावना के चलते बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। धामी कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी जानकारी। कहा, राज्य के हित में समय समय पर प्रदेश कैबिनेट होती है, महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते हैं। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग को मिली बड़ी सफलता। मेडिकल कॉलेजेस और कैंसर संस्थान में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी। हर साल 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। उत्तराखंड में जल्द होगी फायर सीजन की शुरुआत। फायर सीजन में आग की घटनाओं पर रोकथाम के प्रयासों में जुटी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में लगने वाली जंगलों की आग के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। कहा, सरकार के लगातार प्रयासों के चलते मामलों में आ रही है कमी। मसूरी प्रशासन का नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला। होली तक गन हिल रोपवे को बंद किया जाने का फैसला। रोपवे की मरम्मत को लेकर किया गया फैसला। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर है 27 लाख की ठगी का आरोप। हल्द्वानी में पंचायत चुनाव को लेकर तेज की गई तैयारियां। चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने सभी अधिकारियों को दिए काम में तेजी लाने के निर्देश। और रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया विकसित भारत विकसित उत्तराखंड मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रदर्शनी में नए भारत की झलक होने की कही बात। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये कहा जाता है कि पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं। और इस साल यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने वाली है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। इस दौरान उत्तराखंड 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों में लगातार उनकी सरकार जुटी हुई है, डटी हुई है। प्रशासनिक तैयारियां भी लगातार हो रही हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री का कहना है कि इस बार 4 धाम यात्रा बहुत अच्छी होगी। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर चीज व्यवस्थित हो, सुविधाजनक हो, इसके लिए सरकार निरंतर और सतत काम कर रही है। यात्रा में लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, इसके लिए लगातार हम समीक्षा भी कर रहे हैं। यात्रा को लेकर आगे बहुत सारी जानकारियां हैं जो लगातार श्रद्धालुओं को दी जाती रहेंगी। इससे पहले यात्रा की शुरुआत 4 धाम में आने वाले धामों को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये अभी हम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने तो यह आश्वासन दे दिया है कि जो भी इस बार 4 धाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालु आएंगे उनकी यात्रा बेहद सुगम होने वाली है। ये यात्रा कब होगी, क्या कुछ खास होगा, ग्राफिक्स आपके सामने हैं। 30 अप्रैल को दरअसल खुल जाएंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट, क्योंकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण पर्व है और इस अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और इसके बाद फिर 4 मई को बाबा बद्रीनाथ मंदिर भी खोल दिया जाएगा। यानी 30 तारीख, 2 तारीख और फिर 4 मई। ये 30 अप्रैल, 2 मई, 4 मई, ये तीनों तारीखें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बेहद खास तारीखें हैं। जहां एक तरफ 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे, वहीं 2 मई को केदारनाथ धाम खुल जाएगा और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। अब इसी के साथ कुछ और जानकारी भी आपको साथ ही साथ देते चलते हैं। कहां होती है ये यात्रा, तो अब देखिए, यमुनोत्री की हम सबसे पहले बात करेंगे। ये 4 धाम यात्रा के दौरान पहला दर्शनीय तीर्थ स्थल होता है। यानी जब आप 4 धाम यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आपका पहला पड़ाव यमुनोत्री होता है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और दूसरा पड़ाव आएगा गंगोत्री धाम का। ये 4 धाम यात्रा में दूसरा तीर्थ स्थल है। 4 धाम यानी दूसरा धाम, पहला धाम यमुनोत्री, दूसरा धाम गंगोत्री और अब आइए तीसरे धाम
केदारनाथ धाम की हम बात करते हैं। केदारनाथ धाम, जहां केदारनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। जब आप केदारनाथ पहुंचते हैं तो वहां पर बाबा को खुश करने के लिए जो पूजा अर्चना की जाती है वो अलग से 11 ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना से थोड़ी विभिन्न होती है, अलग होती है, इसलिए इस धाम को बहुत खास माना जाता है। चौथा धाम बद्रीनाथ धाम, 4 धाम यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, जहां पर बद्रीनाथ मंदिर में पहुंचकर 4 धाम यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो 30 अप्रैल से 4 मई तक की जो तारीखें हैं वो 4 धाम यात्रा के कपाट खुल जाएंगे। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम और फिर 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और इसी के साथ ये 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी करती हुई नजर आ जाएगा, जब वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगेंगे। व्यवस्थाओं को लेकर आपको बता दें कि सरकार लगातार निरंतर सतत प्रयास कर रही है व्यवस्थाएं इस बार दुरुस्त हो, इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 4 धाम यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, हर प्रकार से आने वाले हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री उन सब के लिए सुविधाजनक यात्रा हो, परेशानी न हो, लोगों को कम से कम कष्टों का सामना करना पड़े। हर दृष्टि से हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं उसके आधार पर लगातार यात्रा के सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, अर्धकुंभ मेला भी होने जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी सर बड़ा? उसको लेकर हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और ये अच्छा होगा और लोगों को अच्छा लगेगा, एक अच्छा अनुभव लोग लेकर जाएंगे, उसके लिए सभी तैयारियां हम कर रहे हैं। देखिए, आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारी करते हुए हम लोगों ने जो हमारी प्रथम बैठक होती है पूरे जिले प्रशासन पुलिस की, वो हमारे द्वारा की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा उसमें भाग लिया गया था। चूंकि श्रीनगर जो हमारा एक मेजर ट्रांजिट प्लेस है, वो इस 4 धाम का बहुत महत्वपूर्ण एक कस्बा है, शहर है। और जनरली जो शहर श्रीनगर है वो एक ट्रांजिट शहर के रूप में हमारी 4 धाम का बनता है, जिसमें बहुत सारे यात्री रुकते भी हैं। और कई बार जब ऊपर भारी रश हो जाता है तो बहुत से लोगों को, वाहनों को यहाँ पर रोकना भी पड़ता है। क्योंकि पिछले वर्ष जो चीजें हुई थी उसकी उनको हम लोगों ने सीख कर ये इस वर्ष हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। उसमें हम लोग जो हमारा परासू के आगे जितना भी रोड है, अगर कभी ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, वाहनों को रोकना पड़ता है, तो वहां पर वाहनों को टेम्पररी रोका जाएगा। वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था और पानी पीने के पानी की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाओं का हम लोगों ने करवाने का हम लोग प्रयास करवा रहे हैं। और श्रीनगर शहर को जो अगर कोई टूरिस्ट आते हैं उनके लिए यदि उनको शहर में रुकना पड़ता है तो उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हम लोग उसकी तैयारियां। तो व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से कमरबद्ध तैयारियां कर रहा है। और इन सब के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जब हम बात करते हैं तो धामी के आगे धाकड़ जुड़ता है। धाकड़ धामी है। दरअसल धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो केवल अपनी सादगी, कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण के लिए ही नहीं राज्य में लोकप्रिय हो चुके हैं, बल्कि उनकी अपनी एक विशेष छवि है, एक अलग पहचान उन्होंने बना ली है। उनका नेतृत्व राज्य के विकास की दिशा में नए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है और उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की नेतृत्व शैली और उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि एक सशक्त, पारदर्शी और जनहितकारी शासन कैसे राज्य की प्रगति में सहायक हो सकता है, इसकी वानगी हम हर रोज देखते हैं। और इसी कड़ी में जब धामी को धाकड़ कहा जाता है तो उसके पीछे और कौन सी बड़ी वजहें हैं, आइए जानते हैं हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। मेरा नाम पूजा जोशी है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मेरा अभी चयन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए हुआ है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धाकड़ धामी की सशक्त सरकार, बच्चे बूढ़े सबके सपने हो रही साकार, युवाओं को मिलता रोजगार,
सरकार पर जनता का अटूट विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य में हुए बदलाव और युवाओं को मिल रही रोजगार के अवसर इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य को नई दिशा और गति दी है। सीएम धामी के सानिध्य में उत्तराखंड पर्यटन से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक, फिल्म मेकिंग से लेकर युवाओं को रोजगार तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। धाकड़ धामी की सॉलिड योजनाएं। आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। 25 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य है उत्तराखंड। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसकी प्रशंसा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी कर चुकी हैं, जिसमें शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से लेकर यूसीसी लागू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेक्युलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। केवल कार्यक्रमों को आयोजित करने में ही धामी सरकार ने अपना लोहा नहीं मनवाया है, बल्कि प्रदेश में जरूरी और सख्त कानून लाने के लिए भी धामी सरकार जाने लगी है। चुनौतियों से पार धामी सरकार। लव जिहाद पर सख्त एक्शन हुए। नकल दंगई से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 नंबर जारी किया गया। राजस्व पुलिस हटाकर नियमित पुलिस को जिम्मा सौंपा। 2026 तक ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने के लक्ष्य। जमरानी बांध परियोजना की दशकों पुरानी मांग स्वीकृत हुई। सोंग बांध परियोजना को खास बजट। सभी 13 जिलों को हेली सेवा से जोड़ने की योजना शुरू की गई। कि हम सब उत्तराखंड वासी हैं। यहाँ कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है। हम सब एक हैं। ठीक है ना प्रेम भाई? हम सब एक हैं। और जब राज्य आगे बढ़ता है
तो हम पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो सभी उससे गौरवान्वित होते हैं और हमारी नीतियां, हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के नीति आयोग की जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उसमें उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सीएम वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के बेबुनियादी मुद्दे जब प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करने लगे तो प्रदेश के संरक्षक के तौर पर सीएम धामी का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें विपक्ष को अपने कार्यकाल में किए काले कारनामों का आईना भी दिखाती नजर आती है। इसलिए देवभूमि की आस्था श्रद्धा पूरे देश और दुनिया वासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तराखंड है जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। हम उनमें से नहीं है जो कई प्रकार के कैमरों के सामने कहते हुए पाए जाते हैं कि जो करना है कर लो जी, हम आंखें बंद कर लेंगे। कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं वो सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए हैं। क्यों आशा जी? आदरणीय आदित्य महोदया, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के सटीक कामों और युवा नेतृत्व की लोकप्रियता केवल उत्तराखंड में ही सीमित नहीं है। देश के हर हिस्से में रह रही उत्तराखंडी और गैर उत्तराखंडी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही सेकंड लेयर लीडरशिप को विकसित करने में विश्वास रखा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जमीन पर उतरकर काम करने और तुरंत फैसला लेने वाला सीएम धामी का अंदाज भी जनता को खूब लुभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो धाकड़ धामी की कहानी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का विकास नजर आता है और विकास के लिए, योजनाओं के लिए लगातार कठोर कदम भी वो लेते हुए नजर आते हैं और यही उनकी शख्सियत की पहचान बनती जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात अब प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई कर लेते हैं। बहुत जल्द प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा होने वाला है और ये दौरा कल ही है। मुखबा दौरा कल प्रधानमंत्री का है और इसे लेकर बेहद खास तैयारियां की जा रही हैं। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास में प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करेंगे, दर्शन करेंगे। हर्षिल में जनसभा को फिर वो संबोधित करेंगे। शीतकालीन यात्रा का संदेश भी यहां से प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे। बहुत खास ये दौरा क्योंकि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की मांग लगातार हो रही थी। धामी सरकार ने इसे लेकर योजना बनाई, क्रियान्वयन हो रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी शीतकालीन यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बातें करते हुए अपने दौरे के दौरान नजर आएंगे। मुखबा पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और इसे लेकर खास तैयारियां भी है। पीएम मोदी यहां पहुंचते ही मां गंगा का दर्शन पूजन भी करेंगे और इसी के साथ साथ देखिए कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दे रहे हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड का दौरा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़े सुअवसर लेकर के आ रहा है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और इसके साथ ही सीमांत क्षेत्र के लोगों को भी वो संबोधित करने वाले हैं। और जैसा कि सभी को पता है कि उत्तराखंड में जब भी वो आते हैं, यहाँ के कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को गति मिलती है। तो मुझे पूरी अपेक्षा है, पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी का यह 6 मार्च का जो दौरा है, यह उत्तराखंड को काफी कुछ सौगात दे करके जाएगा और उत्तराखंड को एक नई दिशा मिलेगी। मोदी के इस दौरे को लेकर बेहद खास तैयारियां हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के आने का। शीतकालीन यात्रा से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री कल यहां से देते हुए नजर आएंगे। मुकबा दौरा बहुत खास इस लिहाज से भी माना जा रहा है क्योंकि लगातार उत्तराखंड के वासी देश भर से ये मांग उठ रही थी कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत को सरकार ने इसे लेकर योजना बनाई और क्रियान्वयन के लिए तैयारियां कर ली गई। हर्षिल में जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब प्रधानमंत्री यहां मौजूद रहेंगे तो शीतकालीन यात्रा जिसकी शुरुआत होगी बहुत जल्द, उसे लेकर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। और आइए आगे बढ़ते हैं और बेहद खास और बड़ी खबर इसे कहा जाएगा क्योंकि एवलांच अलर्ट एक बार फिर से उत्तराखंड में दिया गया है। चमोली से खबर आ रही है। चमोली एवलांच अलर्ट के बाद सतर्क हो चुका है प्रशासन। हादसों से बचने के लिए लगातार सतर्कता बढ़ा दी गई है। एवलांच की संभावना के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया। इसके पहले आपको याद होगा जो एवलांच आया था माणा गांव में आया था, जो प्रथम गांव कहा जाता है भारत तिब्बत सीमा का, और ये जिस पर एवलांच आया था दरअसल वहां पर नेशनल हाईवे 7 जो बद्रीनाथ को कनेक्ट करती है, इसी जगह से ही जुड़ा हुआ हिस्सा था जहां पर एवलांच की संभावना ज्यादा उस वक्त भी थी और आज भी इसी इलाके को लेकर बेहद खास अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे इसलिए बंद कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट के तहत यह कहा गया है कि देहरादून और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है, बर्फबारी की संभावना है और जिसके चलते मौसम ज्यादा खराब होगा। मौसम के खराब होने की वजह से एवलांच की संभावना बढ़ जाती है और इसलिए 2500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब ये चेतावनी जारी की गई है तो पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। डीजीआरआई चंडीगढ़ ने मुस्कलर अलर्ट जारी किया है। तो खतरा भी टला नहीं है और इसीलिए मौसम को ध्यान में रखते हुए लगातार ये चेतावनी जारी की जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों की। देहरादून में सोमवार को हुए कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसे लेकर जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी और कहा कि राज्य के हित में समय समय पर प्रदेश कैबिनेट होती है। प्रदेश हित में जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको लिया जाता है। इस बार भी इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। आबकारी नीति से लेकर पेंशन से जुड़े तमाम मामलों पर गहराई से बात की गई है जो आगे जाकर प्रदेश के विकास में सार्थक साबित होंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब जब कोई निर्णय लेती है उसको इंप्लीमेंट करना राज्य सरकारों का काम होता है। उत्तराखंड सरकार भी केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है जिससे आम लोगों तक इसका लाभ सीधे पहुंच सके। उत्तराखंड सरकार राज्य के हित में और साप्ताहिक, कई बार पाक्षिक, कई बार मंथ में जो कैबिनेट की मीटिंग करती हैं उससे इस राज्य के विकास की एक नए विषयों पर चर्चा होती है। कल की कैबिनेट भी बड़ी महत्वपूर्ण रही, खासतौर पर आबकारी के दृष्टिकोण से लंबे समय से नीति नहीं थी, उस नीति का प्रतिपादन किया गया और इसके साथ साथ ऐसे विषय चाहे वो कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा हुआ विषय हो, उन सब विषयों की चर्चा हुई है। स्वाभाविक रूप से केंद्र कुछ निर्णय को करता है, उस निर्णय का इम्प्लीमेंट राज्य के अंदर हो जाए, उसकी भी रचना हमारे राज्य के अंदर हमारी सरकार उसको करती है। कल कैबिनेट उसको मंजूरी।
तो सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का सफल तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं मंत्री। और इस सबके बीच सीएम धामी की प्राथमिकता के तहत देहरादून जिला प्रशासन अब उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम यानी कि ऐसे इलाके जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है उसके विकास के लिए भी लगातार कदम उठा रही है। और इसी के तहत मार्च के तीसरे हफ्ते में डीएम सविन बंसल ट्यूनी और चक्राता में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान डीएम सविन बंसल अपने सभी अधिकारियों के साथ स्थानीय निवासियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए भी एक बड़े बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करेंगे। इस शिविर में पेंशन, स्वास्थ्य जांच, विभिन्न प्रमाण पत्रों के वितरण जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं मौके पर ही प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही कोटी कनारस में 200 नवगठित वन पंचायतों के कॉन्क्लेव और हनूल मंदिर परिसर में स्थानीय नागरिकों और पुरोहितों के साथ मंदिर के मास्टर प्लान विस्तार और अन्य कई मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हमारे दूरस्थ क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक प्रायोरिटी है, तो उस क्रम में ज़िला प्रशासन ने वहाँ पर एक स्ट्रीक ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान किया है, जिससे हमारी जो वहाँ पर सोशल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और जितनी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं उनका लाभ अंतिम बुज़ुर्ग, महिला और बच्चे तक मिल सके। तो उस क्रम में वहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से सभी अधिकारियों को, डिपार्टमेंट्स को वहाँ पर स्टेशन करना कुछ दिवसों के लिए आवश्यक है, जिससे एक असेसमेंट भी हो जाए कि जितनी हमारी स्कीम्स हैं वो कितनी एक्सेसिबल हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, और स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गैप्स है, तो उनको फुलफ़िल करना प्रशासन का दायित्व है। So this is a kind of social community audit also, कि हम अपने प्रोग्राम्स का, प्लान्स का एक फीडबैक प्राप्त कर सकें और आम जनमानस में गवर्नेंस के प्रति ट्रस्ट को टेस्ट कर सकें। सेकेंडली ये अवगत कराया गया था कि वहाँ पे कई सारे ऐसी अभी डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है कि जिनको अभी प्रमाण पत्र, मानसिक विकलांगता है या दिव्यांगजन हैं, उनको मेडिकल टेस्टिंग के अभाव में पेंशन्स नहीं मिल पा रही हैं। कई सारी ऐसी स्वास्थ्य जांचें हैं जो जिनके लिए उनको कहीं दूर जाना पड़ता है, तो वो हम साइट पर कर सकते हैं। तो खास तौर से जो दुर्गम और दूरस्थ स्थल हैं उनके विकास के लिए भी अब सरकार और प्रशासन प्रतिबद्ध नजर आ रही है, और इसीलिए इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। एक बड़ी और अच्छी तस्वीर दुर्गम स्थानों से भी निकलती हुई नजर आएगी। चलिए, इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।